CCMP कोर्स मीन्स सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी कोर्स के ताल्लुक से बताऊंगा। इसकी स्टार्ट डेट थोड़ा लेट हो चुका हो। इसकी जो स्टार्ट डेट है 7/10/2023 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। है ये इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए 7/10/2023। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट जिसे कहेंगे लास्ट डेट है 25/10/2023। ये इंशाल्लाह 2 डेट आपको बता दिया हो। अभी तक हम यहाँ पर हैं, हम दो ही डेट याद कर, बाकी का शेड्यूल आप चेक कर सकते हैं। एकदम शेड्यूल चेंज भी हो सकता है, डेट एक्सटेंशन भी हो सकती है। इस वजह से मैं आगे की डेट आपको मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें डेट एक बार एक्सटेंशन होती ही होती है। ये आपको मैं चीज़ क्लियर कर दूँ, लास्ट डेट तो 25/10 है, उससे पहले पहले आपको फॉर्म फिल करना है। अब आपको डॉक्यूमेंटल लिस्ट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। इसमें जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स है, जितने भी BHMS है, DHMS है और DHB जो पुराना था रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, इसमें टोटली कैंडिडेट है वो एलिजिबल है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो उन्होंने दिया है 1 से लेकर 1 लाख तक। आई मीन्स मेरे ख्याल से तो इन्होंने 1 लाख, आपको बता दूं मैं, जिसने रजिस्ट्रेशन 2023 आई मीन्स आज की डेट में 1 महीना पहले किया होगा, उसका रजिस्ट्रेशन आ चुका होगा, तो वो भी फॉर्म फिल कर सकता है, क्योंकि 1 लाख तक तो आपके नंबर नहीं गए हैं। इसका मतलब आप टोटली कैंडिडेट है, एलिजिबल है। आपको इन शॉर्ट बता चुका हूँ मैं। डॉक्यूमेंट लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। अगर किसी को मेरे पास फॉर्म फिल करना हो तो डॉक्यूमेंट आप मेरे नंबर पर सेंड कर सकते हैं। कोई तरह का क्यूरी, कोई तरह का टेक्स्ट मैसेज, कोई तरह का कॉल करके ना पूछिए। अगर आपको फॉर्म मेरे पास फिल करना हो तब ओनली फॉर डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए। इंशाल्लाह मिनिमम फीस में आपको गाइडलाइन के तौर से काउंसलिंग करके टोटल फीस में फॉर्म फिल कर दूंगा आपका। नंबर 1, डोमेस्टिक सर्टिफिकेट कंपलसरी है, कोई एक डॉक्यूमेंट इसमें कोई कंपलसरी है। डोमेस्टिक सर्टिफिकेट और नेशनल सर्टिफिकेट को एक ही डॉक्यूमेंट से एक कंबाइन करके भी डॉक्यूमेंट होता है, जो आपके पास बना है वही है। अगर किसी को डोमेस्टिक सर्टिफिकेट नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट भी चल जाएगा जिस पर इंडियन लिखा हो, ऐसी TC भी चल जाएंगी जिस पर इंडियन लिखा है वो है। लेकिन आप डोमेस्टिक सर्टिफिकेट नेशनल सर्टिफिकेट कंपलसरी है, आप बना लीजिए। अगर नहीं बना हो तो अभी भी आपके पास टाइम है, बना सकते हैं, कोई 2 दिन में बन जाता है। बाद में MCL रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका फ्रंट साइड और बैक साइड, जो स्टूडेंट न्यू है तो उनको फ्रंट साइड ही है, बैक साइड पर कुछ लिखा नहीं आता है, रिन्यूअल डेट नहीं लिखी आती है। नंबर, आपको ये चीज़ क्लियर कर दो कि इसका रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करना हो तो आप वो भी मेरे ज़रिए कर सकते हैं। हाँ जी, जिनका मतलब एक्सपायर होगा वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता, पहले उसको रिन्यू करना होगा, उसके बाद फॉर्म फिल कर पाएंगा वो। इसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट। जो स्टूडेंट कास्ट में आते हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी, जो लोग रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके कास्ट कंपलसरी है। नेक्स्ट उसके बाद नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो है वो आपको इस साल का इश्यू होना ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे जब आपने एडमिशन लिया था, बीच टाइम में लिया था, वो भी हमारे पास में है, तो वो नहीं चलेगा इस साल का। आई मीन 31/3/2024 तक उसकी वैलिडिटी होना चाहिए। 1 अप्रैल के बाद का इश्यू होना चाहिए, मतलब अभी का होना चाहिए वो। ओके। इसके बाद आता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये आपको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि MBBS डॉक्टर का ही चलेगा। TC लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास होंगी। NOC बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अगर किसी को मेरे पास NOC इशू करना है तो इशू कर सकता है। आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप फॉर्म फिल करने से पहले NOC इशू करना, NOC इशू होने के बाद में आप फॉर्म फिल करने की तैयारी करना। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो पहले NOC पहले फॉर्म फिल कर लेते हैं, 5,000 फीस पे कर लेते हैं, बाद में उनको याद आता है कि आपने NOC अप्लाई करना चाहिए था। लेकिन सबसे पहले आप NOC इशू कीजिए, उसके बाद में फॉर्म फिल कीजिए, ताकि आपका 5,000 का नुकसान ना हो जाए। अगर आपके पास NOC नहीं रहेंगी तो आपका इनकम्प्लीट फॉर्म माना जाएगा। अगर किसी को मेरे पास NOC का फॉर्म फिल करना हो, रजिस्ट्रेशन करना हो, रिन्यूअल करना है, जो भी काम करना है वो मेरे पास वो काम कर सकता है। एडुअल सर्टिफिकेट भी इस साल का कंपलसरी है। NXRD आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं है। ओके, आपको मैं सारी चीज़ बता दिया हूँ मैंने। अगर किसी को डॉक्यूमेंट लिस्ट है, इंशाल्लाह ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया हूँ मैंने। अब आपको इंशाल्लाह फॉर्म पर भी लिख चलाऊंगा, ब्रोचर भी बता दूंगा किस तरह से उसका ब्रोचर है, क्या क्या लिमिटेड, ये सारी चीज़ क्लियर कर दिया हो। हाँ, 99215557 पर आप डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अगर किसी को NOC इशू करना है तो वो भी मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। अगर किसी को मेरे पास में रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन करना है वो भी इंशाल्लाह इस नंबर पर आप डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए, वो भी आपको मैं बता दूंगा। डॉक्यूमेंट लिस्ट वगैरह आपको बता दूंगा। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करना है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, फोटो, साइन और बैक साइड से आपका जो भी रहेगा वो आपको सेंड करना है। NOC के लिए सेम डॉक्यूमेंट्स। ओके, आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ। मैंने भी एडुकेट अली खान, मैं एज करियर काउंसलर हूँ। अगर किसी को NGO सोसाइटी वगैरह बनाना हो तो आप बना सकते हैं। आपको मैं चीज़ें इसमें 7 मेंबर हो तो आप में ऐसे इंट्रोडक्शन बता देता हूँ थोड़ा बहुत। जो चैरिटी में काम करते हैं वो जो लोग हैं तो
1 मिनट में इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा आपको मैं। इसके लिए एनजीओ सोसाइटी होती है, आप वो इजीली बन सकते हैं, बहुत सारे ऐसे में काम कर सकते हैं। प्राइमरी स्कूल से सीनियर कॉलेज खोल सकते हैं, आप चिल्ड्रन क्लास पर ओपन कर सकते हैं, कल्चरल प्रोग्राम ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। इस मिनिमम फीस में इंशाल्लाह आपको गाइडलाइन भी की जाएंगी, तमाम तरह के किया जाएंगे। किसी को बनाना हो तो आप मेरे को, ये जो बनती है एनजीओ और सोसाइटी, ये चैरिटेबल कमिश्नर्स बनती है। चलिए अब आपको प्रोसेस बता देता हूँ मैं इसका, आपको वो भी इस क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। अगर आपको मेरे पास फॉर्म फिल करना है एमसीसीएमपी का, कोई तरह का गाइडलाइन, कोई तरह की काउंसलिंग करना हो तो आप मेरे ज़रिए कर सकते हैं। मिनिमम फीस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9921 पर आप कर सकते हैं। लेकिन आई मीन मुझे कॉल करके कोई भी तरह के सवाल मत कीजिए। अगर मेरे पास फॉर्म फिल करना है तो कर सकते हैं। और सोसाइटी वगैरह रजिस्ट्रेशन करना हो, कोई भी तरह का कुछ करना हो तो इंशाल्लाह कर सकते हैं। मैंने एडवोकेट अलियार खान एज ए करियर काउंसलर हूँ। आप सारी चीज़ क्लियर कर सकते हैं मुझसे। एज ए मिनिमम फीस के अंदर आपको मैं ब्रोचर इंशाल्लाह इसका बता देता हूँ। केस स्टडी इसके ऊपर केस जो हुआ था सीसीएमपी का, वो भी इंशाल्लाह मैं इसमें क्लियर कर दूंगा टोटली, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिल सके। आपको मैं शेड्यूल बता चुका हूँ सब। अगर आप ज़िंदगी में अगर कोई भी फॉर्म फिल एडमिशन लेना चाहते हो, कोई भी तरह का आपके आपके स्टूडेंट्स होते हैं, आपके बच्चे हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके कजिन्स हो, आपके रिलेटिव हो, तो सबसे पहले ये कहिए कि आप ब्रोचर पढ़िए। ब्रोचर में सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। मैं इंशाल्लाह इसको ओरली एकदम आपको सरासरी समझा देता हूँ, ताकि आपको समझ में। ब्रोचर का पहला भी शेड्यूल होगा, आपको बता दिया हूँ शेड्यूल आता है ब्रोचर में। ये आपको इस पर लेके चलना है। अगर कोई डेट चेंज होती है तो इंशाल्लाह यूट्यूब के जरिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिल सके। मैं इंशाल्लाह इससे पहले मैं सीएमपी के पिछले साल को बनवाया था। ये आपको शुरू है। इसका प्रियम्बल भी बता देता हूँ मैं। प्रियम्बल पूरी कोर्स की जान होती है। ये प्रियम्बल पे सारी चीज़ कोर्स डिपेंड होता है। प्रियम्बल एक ऐसी चीज़ है जो कोर्स का निचोड़ होता है। जैसे जैसे कि आपको पूरी कहानी सुनना हो तो उसका टाइटल समझ लीजिए। तो आपको ये बता दूँ, ये सीसीएमपी जो कोर्स है 2014 में इन्होंने बताया। 2014 के मतलब स्टार्ट हुआ था, 13 का 2014। गवर्नमेंट ऑफ मास्टर डायरेक्टर तो मतलब हेल्थ एजुकेशन मालूम किया था। इसका जो यूनिवर्सिटी है नासिक है। ओके, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ। After acquiring a qualification of homeopathic, a practitioner will be allowed to modern medicine in the medical practice to the limited extent। इसमें लिमिटेड एक्सटेंट का वर्ड यूज़ करा है इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिमिटेड एक्सटेंट का मतलब होता है कुछ ही हद तक कि आपको मॉडर्न मेडिसिन मतलब प्रिस्क्राइब कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आता है कि मेटाजोलाम हो गए, नार्कोटिक्स ड्रग्स हो गई, एनआरएक्स हो गई, ये आपको समझना पड़ेगा। इन्होंने दिया था क्या ये शेड्यूल के अंदर आप क्या क्या प्रिस्क्राइब करोगे, क्या नहीं प्रिस्क्राइब करोगे, सारी चीज़ मैं इंशाल्लाह एक वीडियो के अंदर बता दूंगा। हाँ, जैसे कि आपको वैसे तो जीपी जितनी भी होता है जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर, वो कॉमन ही मेडिसिन लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एमोक्सिकोलिन, ब्रॉड एंटीबायोटिक, न्यूरो एंटीबायोटिक, एनालिसिक एंटीबायोटिक वगैरह, आपको तो मतलब कि कॉमन ही मेडिसिन मतलब प्रिस्क्राइब करना होता है ज़्यादा। ऐसे मिडाजोलाम हो गया, नार्कोटिक्स हो गई है, अल्प्राजोलाम हो गया, डाइजेपाम हो गई है, क्लोनाजेपाम हो गई, तो आप बहुत कम मतलब कि प्रिस्क्राइब करते हैं। ज़्यादा करके तो जो होते हैं वो मिनिमम होते हैं। ज़्यादा करके कैसा होता है, लिमिटेड एक्सटेंट का मतलब होता है कुछ मेडिसिन है आपको मतलब प्रिस्क्राइब का को आपको मौका मिलेगा। लेकिन कुछ का मतलब बहुत ज़्यादा मेडिसिन होता है। कुछ का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ही मिल जाएंगे, 8-10 मेडिसिन, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और टाइम टू टाइम ये लिमिटेड एक्सटेंट का भी वर्ड मेरे ख्याल से हट ही आएगा। ये मेरा सजेशन है। लिमिटेड, जब आपको मॉडर्न फार्माकोलॉजी कोर्स हो, ये पूरा 1 साल का कोर्स है। इसमें केडी त्रिपाठी बुक्स आपको पूरी पढ़ना है, फार्माकोलॉजी को पूरी पढ़ना है, प्रैक्टिकल करना है, आपको सारी चीज़ें करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगा। ये कोर्स इतना अच्छा है कि अगर आपने कर लिया है तो आपको पूरा मॉडर्न मेडिसिन जितनी भी होती है टोटली आपको समझ में, एलोपैथिक समझ में आएंगे। हाँ, आप प्रैक्टिस करते हो, आपको पता है, लेकिन आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्रग्स किस तरह से होता है, इसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह होता है, जैसे कि आप प्रेजेंट में मतलब कि प्रिस्क्राइब करते हो, लेकिन ये एक्शन किस तरह से करती है, ये बॉडी में किस तरह से मतलब क्या है, माओ इनहिबिटर क्या चीज़ होती है, एंटीबायोटिक्स किस तरह से मतलब क्या बॉडी पे इफेक्ट करती है। ये सारी चीज़ें आपको मॉडर्न फार्माकोलॉजी को मतलब एक 1 by 1 हर चीज़ आपको बताई जाएंगी किस तरह से मतलब ये होता है। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कि एक चीज़ क्लियर होंगी, इसके अंदर टोटल चीज़ क्लियर होंगी। मैक्सिमम एक्शन ड्रग्स किस तरह से वर्क करती है, ये चीज़ क्लियर होती है। क्योंकि कैसा होम्योपैथिक प्रैक्टिस के अंदर ये चीज़ बताई नहीं जाती है, न ये चीज़ कॉलेज में आपको बताई गई है। लेकिन ये इसके अंदर टोटली आपको पूरी केडी त्रिपाठी जो बुक्स है, ये एनी अदर बुक्स है मॉडर्न फार्माकोलॉजी की, जो भी फार्माकोलॉजी बुक्स है वो टोटली आपको बुक पढ़ना है।
हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा छोटी सी बुक्स पढ़ना है, टोटली आपको मैक्सिमम नॉलेज, मतलब एलोपैथिक का नॉलेज आने वाला है इस कोर्स के अंदर। तो इस वजह से मैं कहता हूँ ये कोर्स सबसे बेहतर कोर्स है। और ये आप पर जो केस हुआ है, ये केस आप पर नहीं होने वाला है, नहीं, मतलब ये आपकी फेवर में जाने वाला है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो 1 लाख स्टूडेंट अगर कोई कैंडिडेट करते हैं तो वो गवर्नमेंट ये सोचती है कि कितने लोग उनके आपकी तरफ से हैं, तो गवर्नमेंट आपके हक में फैसला दे देंगे आखिरी पर। इसका केस का इफेक्ट बताता हूँ मैं। केस में हुआ ये, क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आप पे केस डाला है, लेकिन उसको हर बार वकील चेंज हो रहा है। तो केस में जैसे कि हर बार वकील चेंज हो रहा है, मैं आपको वो भी बता दूंगा, हर बार वकील चेंज होने की वजह से केस में दम कम कम होते चले जाता है। अगर इफेक्ट ज़्यादा होता है तो आपको अभी कोर्स बंद हो जाता था, लेकिन इसका मतलब कोर्स शुरू हो चुका है, तो ये कंटिन्यू कोर्स शुरू रहेगा और आपके हक में फैसला हो जाएगा। हाँ, अगर एक फाइनल डिसीजन आता है जितने लोगों ने कोर्स कर लिया है तो वो उन्हीं के बिहाफ में मतलब कि हो जाएगा। जो लोगों ने कोर्स कर लिया, चलो उनको प्रैक्टिस की अलाउ दे दी जाए। जो अभी मतलब जो होम्योपैथिक डॉक्टर आने वाले हैं, कहने मतलब इन फ्यूचर जो कोर्स बंद हो जाएगा फॉर एग्जांपल, तो उन्हीं को परमिशन नहीं रहेंगी इसके बाद में। कोर्स अगर बंद होता है तो ये आपको फ्यूचर बता रहा हूँ, ऐसा सजेशन है, नॉट फॉर डिसीजन है। ओके, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ये समझने की कोशिश कीजिए। इन्होंने ये भी लिखा है कि आप जैसे डिसीजन आता है तो उस पर हम अमल करेंगे। ओके, ये भी चीज़ पॉइंट आप क्लियर समझिए। लेकिन मेरे ख्याल से आपको मेरा सजेशन है कि आप ही के हक में फैसला होने वाला है। ये सारी चीज़ क्लियर कर दिया मैंने, इंट्रोडक्शन भी, डिफिनेशन वगैरह इंशाल्लाह इसमें फॉर्म वगैरह ये भी कुछ खास खास बात नहीं है आपको। हाँ, एलिजिबिलिटी का एडमिशन क्राइटेरिया बता दिया हो मैंने। जितने भी होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर जो एक्ट है 1968 के, जितने भी लोग इसमें आते हैं अंडर अंडर एक्ट के अंदर, तो वो सारे लोग एलिजिबल है। आपको बता दो, एक से लेकर 1 लाख तक मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ सकते हैं। एडमिशन क्राइटेरिया जो होंगे सैनिटी की बेस पर होगा आपका। आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं किया है, जिनका एक्सपायर होगा, वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता है, क्योंकि पहले उनको रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करना होगा, उसके बाद फॉर्म फिल कर पाएगा। और एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपको मैं, बहुत ज़्यादा अच्छी एक चीज़ क्लियर कर दूँ, द प्रैक्टिशनर हु आर द रजिस्टर्ड अदर देन महाराष्ट्र स्टेट दैट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर देयर एडमिशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर जो लोग एमपी से या अदर स्टेट से या मध्य प्रदेश से या कोई भी स्टेट से, झारखंड हो गए, मतलब राजस्थान हो गया, अगर वो अगर उन्होंने डिग्री एक्वायर कर लिया है तो वो लोग एलिजिबल नहीं है इसके अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने महाराष्ट्र स्टेट से मतलब पढ़ा है, कोई भी सिटी से पढ़ा है, तो वही लोग एलिजिबल है, अदरवाइज लोग एलिजिबल नहीं है। ये मेरा इंपॉर्टेंट है। ये मेरा वीडियो लोगों को सेंड कीजिए। मैंने एक ही चीज़ आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको इंपॉर्टेंट मेरी बात समझ में आ सके। इसके अंदर आपको मैंने चीज़ क्लियर कर दिया हो। सीनियरिटी बेस पर एडमिशन होगा आपका। सीनियरिटी बेस के बाद में आपका जो जो रिजर्वेशन है उसके बेस पर भी एडमिशन होगा। ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। बाद में इंफॉर्मेशन जो ब्रोचर है आपको मैं ये भी आपको ये पॉइंट क्लियर कर दिया हो मैंने। आपका जो सारी डिग्रीज वगैरह सारी चीज़ें हैं वो मतलब कि लीगल होना चाहिए। अगर अगर इलीगल रहा तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। किसी मेरे स्टूडेंट या मीन्स कैंडिडेट ने पूछा था क्या सर अगर आपने एमडी कर लिया है तो वो क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं? आप बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसका मैं एविडेंस दे देता हूँ। मैं एज ए लॉयर हूँ, एज ए एडवोकेट हूँ, तो आपको आप तो एविडेंस से बात करनी होंगी आपसे मुझको। पीजी डिग्री सर्टिफिकेट एलिजिबल दिख रहा है, पीजी लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया एमडी एलिजिबल है इसके अंदर। जब पीजी का वर्ड लिखा है तो एमडी एलिजिबल है, मतलब ऐसा होम्योपैथिक पर ये तो बीजीएमएस पर है, लेकिन अगर कोई एमडी भी है तो वो भी फॉर्म फिल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन ग्रेजुएट सर्टिफिकेट जो है वैलिड हो आपका 31/3/2024 तक का होना चाहिए आपका। ईडब्ल्यूएस के भी इस तरह से मान्यता यही रहेंगी। ओके आपको लिए जो कास्ट वाले में आता है कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट और नॉन, ये 3 कंपल्सरी सर्टिफिकेट है। और जो अगर हैंडीकैप में आता है उनको हैंडीकैप लिए, और जो ओपन में आते हैं ये ओपन वालों के लिए कंपलसरी नहीं है। ओके, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट लिस्ट ये तो आपको मैं बता दिया हो। जो ऊपर के डॉक्यूमेंट्स है वही प्रिपरेशन रहेंगी। डोमेस्टिक सर्टिफिकेट कंपलसरी है, आपको बता दिया हो मैं। टीसी वगैरह कंपलसरी है। स्पेशल नोट, इसका स्पेशल नोट वही लिखा है जिन्होंने केस किया था। इन्होंने कहा था मतलब आपकी केस है कि एक केस जो है किया था आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, ये केस पेंडिंग है, लेकिन इसका केस का जो है मैंने आपको बताया था हर टाइम इसका वकील चेंज हो रहा है, वो भी इंशाल्लाह इसके में बता दूंगा मैं। इसका जुरिडिक्शन जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, इसमें अब रिजर्वेशन किस तरह से देना चाहिए वो उन्होंने लिखा है। ओबीसी के लिए, एससी के लिए 13% है और एसटी के लिए 7% है। इस तरह से आप देख सकते हैं। ओबीसी के लिए 19% है और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है। ओके, ये सारी चीज़ आपको मैंने पूरा पढ़ा हो जिसका आप चीज़ क्लियर कर दे तो आपके सारे सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए ताकि आपका सही हो सके। ओके, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई भी चीज़ पढ़ के करना चाहिए। ये एडमिशन में ये फॉर्म आपको लगेगा। ओके, चेकलिस्ट आपको बता चुका हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या रिक्वायरमेंट है। ये डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए जब फॉर्म फिल करते हैं तो अपन। ये कॉलेज की लिस्ट है, ये नहीं रेडी आपको फॉर्म फिल करना है, ये आपको अटैच करके भेजना है डॉक्यूमेंट्स।
अब कुछ रहता है तो कमेंट सेक्शन आप पूछ सकते हैं। अब आपको मैं वेबसाइट पे लेके जाता हूँ ताकि आप वेबसाइट पे आप समझ सके। अभी अब मैंने टोटल चीज़ बता दिया हूँ। आप मेरा चैनल देखने का, मेरी सब बात समझने की, थैंक्स फॉर द वाचिंग वीडियो। अच्छा, कुछ चीज़ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये आपका केस का मैं बताया था, मैंने जो आपका केस का जो सारी सारी चीज़ें बताने की जो आपकी इन्फॉर्मेशन की थी। ये थी कि आपका केस 7847 2014 में इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने डाला था। स्टेट ऑफ आपका जो केस है, सारी चीज़ें आपको चीज़ क्लियर कर दूँ। केसेस था, लेकिन केस में इतना ज़्यादा चल नहीं रहा है, तो हम बता दो सारी चीज़ें। क्या आपका वकील का चेंज हो रहा है, तो जिससे आपको सर्टिफिकेशन मिल सके। बाकी में जो मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए अब मैं बताता हूँ। जो केस फाइल 28/8/2014 को फाइल हुआ था। उसके बाद में इन्होंने हर बार वकालतनामा लग रहा है। दिख रहा है आपको वकालतनामा लगना है, इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? मतलब हर टाइम वकील चेंज हो रहा है, डे बाई डे। देखो कितने वकील चेंज हो गए, दिख रहा है आपको कितने वकील चेंज हो गए। यानी हर पेशेंट अगर हर डॉक्टर पर जाते रहेगा तो इलाज कैसा हो पाएगा? तो इसका मतलब होता है, देखिए 16 बार वकील अब 9/3/2020 को लास्ट डेट थी। उसके बाद वकील चेंज हुआ, उसके बाद कोई तरह का इनका इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये आपका केस का पूरा डिटेलिंग हो गया आपका। ओके, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये आप क्या, क्योंकि इतने बार वकील चेंज होगा, इसका मतलब इनके पास में जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, इनके पास में एक वकील रखना चाहिए था, सही केस चलाना चाहिए था। लेकिन वकील ना रखने की वजह से इनका प्रॉब्लम कैसा होगा, हर बार वकील चेंज होगा तो केस स्टडी कैसा कर पाएंगा हो। तो इसका मतलब ये होता है कि यह आप ही के हक में होने वाला है। देखिए वकालतनामे कितने लग चुके हैं ये केस के अंदर, इतने भी नहीं लगना चाहिए था। एक वकील ने एक रखना चाहिए था, कंटिन्यू रहता तो केस में दम रहता है। लेकिन दम का थोड़ा सा मसला आ गया, वकील चेंज हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से वकील चेंज हो रहा है। लेकिन ये आपकी के हक में फैसला होने वाला है। इसमें ये आपको सर्टिफिकेशन इसके लिए मैंने बताया हुई है। बॉम्बे हाई कोर्ट का मतलब कि ये है सारे, मैं बॉम्बे हाई कोर्ट पर लेके गया था इस पर आपको, ताकि आपको समझ। देखिए ये साइट थी बॉम्बे हाई कोर्ट, आपका मैंने केस डाला हूँ 78, क्या केस नंबर है आपका, आप भी चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि मैं ऐसा 7847/2014। और फिर बाद में आपका जो केस है, हाँ सिविल पिटिशनर है, आप भी चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर से क्लिक कीजिए ऐसा, फिर ये कैप्चर लिखिए आप, ताकि आपको समझ में आ जाए। PNELC5 इस तरह से मतलब ये ओपन हो चुका है। फिर ऐसे क्या क्या केस में क्या क्या सारी चीज़ों में सारी चीज़ देखा हूँ। हाँ देखिए कि मैंने तो ये जब ये देखा मैं वकालतनामा हमेशा चेंज हो रहा है, तो मैंने सोचा कि क्या ये केस आप ही के हक में जाने वाला है। दिख रहा है आपको, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ओके, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे ही अब बहुत सारे लोग बोलते हैं इस पर केस चल रहा है, अभी करके कुछ फ़ायदा नहीं। इसी आपको बताने का मकसद ये था। लेकिन अगर आपके पास अगर आपने करके रख लिया तो ये कि बहुत अच्छी चीज़ रहेंगी। ये नोटिफिकेशन 6 तारीख को आया था। मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूँ, आप साइट पर जानना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस साइट पर जाके आप क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से साइट ओपन हो गई है। थोड़ा स्लो चल रहा है। अगर किसी को मेरे पास फॉर्म फिल करना है तो आप मेरे पास फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर लिखिए, मोबाइल नंबर लिखने के बाद में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं कह रहे काउंसलिंग भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। उसकी फ़ीस आपको मिनिमम फ़ीस पे करनी होगी। इस तरह से आपका OTP वगैरह आएगा। OTP होने के बाद में आपका फर्स्ट नेम लिखिए, लास्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपका एड्रेस के बाद में डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी, इस पर इंडियन, फिर बाद मेल फीमेल इस पर ख्याल लीजिए। कास्ट से आपका ओपन हो, गुजराती हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जो भी आपकी कास्ट हो, है ना। फिर बाद में सब कास्ट जो भी आपकी रहेंगी, सब कास्ट रहती है। जैसे कि मुस्लिम के बाद में आते हैं जुल्ला। जैसे कि कोई आता है ऐसी ऐसी पता नहीं, गुजराती का सब कास्ट भी होती है बहुत सारे। जैसे कि बहुत सारी ऐसी रहती है, जैसे कि मुस्लिम जैसे मनिहार आती है। जैसे कि कास्ट वालों की सब कास्ट होती है, जैसे ओपन वालों की सब कास्ट नहीं होती है। वैसे ओपन ओपन अगर किसी कोई भी कैटेगरी, उसको मतलब फॉर्म फिल कीजिए। उसके बाद में आता है ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एज पर कास्ट आपको बता दिया हो मैंने। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए। बाद में रजिस्ट्रेशन की आपने कब किया था और उसकी लास्ट डेट लिखिए। फिर बाद में इस तरह से आपका फॉर्म भरना है, सेव आपने कॉलेज ऐड कीजिए, क्वालिफिकेशन, उसके बाद में हो गया फॉर्म फिल। आपको बता देता हूँ मैं। जैसे मेरा नाम अलियार खान, अलियार, मिडल नेम अनीस, लास्ट नेम खान, इस तरह से है। फिर बाद में आता मैं अलिया खान भी लिख सकता हूँ, मेरा प्रॉब्लम नहीं। मेरे में सरनेम दो दो आते हैं, लेकिन आपको मैं इजीली बता रहा हूँ, जैसे आकोला। उसके बाद में आता है आपको ईमेल आईडी आपका जो भी है, जैसे मेरा एडुकेट अलियार खान है, एडुकेट अलियार
फिर उसके बाद में आता है आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपको डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि मेरी 30, यहाँ डैश लिखना आपने, जो भी आपको डैश के बाद में लिखने का 12 डैश 1990, इस तरह से लिख सकते हैं। आप मैरिड वगैरह जो भी आपका मैरिड है, मैरिड अनमैरिड वगैरह का आपका कॉलम लिख सकते हैं। कास्ट, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मुस्लिम में आता हूँ, लेकिन बट मेरे सब काजी मुस्लिम सी है। ओके, फिर उसके बाद में आता है आपका हैंडीकैप में नो हो, बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर एग्जांपल आज का जो है मैं लिख लेता हूँ, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, जैसे कि 1 लाख से अंदर ही लिखना चाहिए मैंने, तो ऐसा नहीं कि भाई 1 लाख के 84, ये डमी है, ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। हाँ, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जांपल मैंने किया हो आज की देख ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 1 साल पहले 12-12-2020 ले लीजिए, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये -12-12 ऑब्लिक भी कभी अभी अभी क्लियर हो जाएगा, ऑब्लिक मांग रहा है या हाँ डैश, सॉरी 2020 यहाँ आएगा। ओके, यहाँ आएगा 25। ओके, इस तरह से फिर बाद में यस, इसको यस कर देना है। फिर बाद में सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन होने के बाद में ये सारी चीज़ें आ चुकी है आपकी, ये दिख रहा है आपको, इस तरह फॉर्म फिल करना है। बाद में सेव पर क्लिक करना है, जैसे सेव करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन मतलब कि ऐड हो जाएंगी इससे, ये इन्फॉर्मेशन ऐड हो चुकी है, दिख रहा है आपको। उसका इसमें ओटीपी नहीं मांगा है, ओटीपी मांगता है। हाँ, ऐसा नहीं कि मुझे ओटीपी, फिर कॉलेज जो भी आपको कॉलेज मतलब कि रखना है, फॉर एग्जांपल मैं अकोला सिटी रहता तो अकोला सिटी का ही अप्लाई करूँगा। इसमें आप जो भी कॉलेज लिस्ट देख रहे हो, जैसे अकोला, आप 1 से 2 कॉलेज भी ले सकते हैं, जैसे कि ये मैंने अकोला रख दिया हो। फिर अगर सेम कॉलेज में जो रखना है, हो सकता है मेरा नंबर नहीं लगे तो नागपुर भी रख देते हैं, एग्जाम्पल है ये, है कि नहीं। ऐसा अगर आपको प्रेफरेंस एक ही कॉलेज रखना है तो एक कॉलेज रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ऐड कॉलेज प्रेफरेंस, हो गया। फिर उसके बाद मैंने ऐड क्वालिफिकेशन डिटेल, ऐड क्वालिफिकेशन डिटेल में जैसे मैक्सिमम जो है, आप डिग्री हो, पीजी तो हो नहीं, तो फॉर एग्जांपल BHMS क्या नाम है, नेम ऑफ कोर्स, आपका कोर्स का नाम क्या है, BHMS। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी, मैक्सिमम MUHS से है क्योंकि वही लोग एलिजिबल है। ओके, MUHS पूरा नाम भी लिख सकते हैं आप आपने कब पास किया, मैं 2020 बताया था मैंने। ओके, 2020। अब 2020 होने के बाद में आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो चुकी है। ओके, फिर उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आता है पेमेंट का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेमेंट। बहुत सारे लोग पेमेंट की वजह से अब पेंडिंग बताता है, जैसे होता है, यहाँ टेंशन आता है सबसे ज़्यादा ज़्यादा। क्लिक कीजिए, पेमेंट पेड कीजिए, फिर बाद में आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। और किसी को आप में लास्ट में किसी को मेरे पास NOC, किसी का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करना है, किसी का फॉर्म फिल करना है, तो मेरे पास फॉर्म फिल कर सकते हैं आप पूरा फॉर्म मैंने आप क्लियर बता दिया हो, ये भी सारी चीज़ क्लियर कर दिया हो मैंने। ओके, पेमेंट पे जाता हो तो पेमेंट की साइड ओपन होंगी, ज़्यादा कुछ नहीं होंगे। ओके, ये पेमेंट की साइड ओपन हो चुकी है। अब मुझे बोलते हैं कि ये नंबर आ चुका है, अब मुझे पेमेंट करना चाहिए। अब मैं पेमेंट नहीं कर सकता ना, क्योंकि पेमेंट कर ही देते आपको, मतलब ऐसे। अब OTP आ रहा है, दिख रहा है आपको, ईमेल ID पर OTP पूछा है, इस पर भी OTP पूछा है, तो आपको OTP, चलिए वो भी क्लियर करते। देखिए OTP पूछा है, दिखा है आपको OTP। अब OTP कॉपी कर लेता हूँ मैं, आपको भी बता ही देता हूँ। आप पूरा जब पूरा ही करना है तो पूरा बता ही देता हूँ आपके लिए, जाने दीजिए। वेरीफाई, ये वेरीफाई हो चुका है। बाद में प्रोसीड, please check your necessary information carefully because of one payment done, then we will not allow to make any charges, है ना। एक्चुअली चेक द योर email ID, आपके email ID इज करेक्ट और नॉट, सो वी विल सेंड रिसिप्ट। इस पर आपको रिसिप्ट भी सेंड की जाएंगी, कहा जाता है। अभी सारी चीज़ें हैं, ये मैंने OTP आया तो सही होगा ना। आप का UPI से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, व्हाट्सअप से भी, आप व्हाट्सअप पे पेमेंट हो रहा है, सारी चीज़ आप कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करने का है, क्लिक करने के बाद फ़ोनपे का ऑप्शन है, सारे ऑप्शन है, जैसे कि
ईमेल आईडी डालिए, तो जो भी आपको लिखना है, भीम ऐप है, फ़ोन पे है, यूपीआई, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके, आप पर डिपेंड अपन ये हो। आप सारी चीज़ मैंने एक वीडियो में इंशाल्लाह पूरी चीज़ क्लियर कर दिया हूँ, एक ही चीज़ बता चुका हूँ। और इसके बाद भी अगर मेरे पास फॉर्म फिल करना कर सकते हैं, हर चीज़ तो मैंने चीज़ क्लियर कर दिया हूँ मैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके।